लॉ एंड एथिक्स, पेपर नंबर 6, चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले इसका नाम हुआ करता था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, तुरंत देखते जाना भाई एप्लीकेबल कब हुआ, 1 जुलाई 1930 को। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। गुड्स का मतलब, गुड्स में पहली बात तो मूवेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूवेबल। और इसमें भी कुछ चीजें तो इंक्लूड थी और कुछ चीजें क्या थी भाई, एक्सक्लूड थी। कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं और कुछ चीजें जुड़ी हुई नहीं है, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड दो तीन चार चीजें थी भाई, याद है क्या, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, शेयर्स और स्टॉक। और कुछ ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई तो हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हम उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब कुछ एक पॉइंट्स क्या हैं भाई आपके, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या था, एक तो मनी और एक क्लेम। कौन सा क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। इंडिया का है, इंडियन वर्ड पहले लगा हुआ था, इन बाद में इंडियन वर्ड क्या कर दिया भाई, हटा दिया। और इंडियन वर्ड रिमूव कब किया गया, 22 सितंबर 1963 को। 22 सितंबर 1963 को इंडियन वर्ड हमने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। फिलहाल नाम क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। ठीक है भाई। आइए भाई, आपको ये शायद पहले भी बता दिया था कि सेल्स आपका निकल कर कहां से आया है, कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर आया है। सेक्शन 76 टू 123। कई बार एमसीक्यू बेस आपसे ये बातें पूछ लेता है। ठीक है भाई, तुरंत देखते जाना। एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में कब, 1 जुलाई 1930 को। डेफिनेशन देखते जाना भाई। गुड्स, गुड्स का मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या, क्लेम और मनी छोड़ दो, इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। कुछ भी ऐसी चीजें जो जमीन के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। फ्यूचर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कब होंगे, फ्यूचर में। बनाओगे कब, फ्यूचर में। आज ऑर्डर मिला, बनाओगे कब, फ्यूचर में। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके फ्रेंड का क्या है भाई, बर्थडे है, बर्थडे पे क्या चाहिए, केक चाहिए। केक में थोड़ा अलग अलग फरमाइश है भाई, सब मेरे को ऐसा चाहिए, इस तरह का केक चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है बर्थडे है किसका। छोटे बच्चे का है, मान लो थोड़ा आपका टेडी वेडी थोड़ा इस तरीके का हो भाई, बार्बी डॉल जैसा, थोड़ा और अलग अलग एज के अकॉर्डिंग है भाई, कि सब एक एज है कि साहब मेरे को तो हार्ट शेप का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, मेरे को तो ताजमहल जैसा क्या चाहिए, केक चाहिए। सबके क्या भाई अलग अलग फरमाइश है। तो उस फरमाइश के लिए आप पहले ऑर्डर देते हो, फिर सामने वाली पार्टी उस चीज को बनाती है। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूचर गुड्स। क्या क्या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे ये पता लग जाए कि आप इस गुड्स के मालिक हो। सब मेरे पास कोई बिल हो, मेरे पास मान लो मोबाइल रखा हुआ भाई, मैं ही इस मोबाइल का मालिक हूं, क्या पता लगेगा, मेरे पास मोबाइल का बिल होना चाहिए। कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो ना जो ये साबित कर दे कि सब आपका ही क्या ये मोबाइल है। उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। इंसॉल्वेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंसॉल्वेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या है भाई, व्यापारिक एजेंट, जिसका काम ही क्या है, माल खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है भाई, ऐसा गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही डिसाइड कर दिया जाता है भाई। 5 प्रोडक्ट हैं, पांचों प्रोडक्ट आपने देखे, पसंद किए, सब मेरे को इसमें से ये प्रोडक्ट एक्स चाहिए, वो कौन सा हो गया आपका, स्पेसिफिक गुड्स।
होता है कपड़े लेने चले जाते हैं, 5 जीन्स दिखाई, 5 जीन्स में से एक जीन्स पसंद आ गई, क्या बोलोगे उसको आप? स्पेसिफिक गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या बोलोगे भाई? वही जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता था वैसे एक सेल्स का भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट्स है क्या क्या भाई? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों साइड की पार्टियों का होगा। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या भाई? प्रॉपर्टी का मतलब क्या? मूवेबल की इमूवेबल? मूवेबल। गुड्स, यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स। मतलब कुल मिलाकर पूरा चैप्टर पढ़ी किसके लिए रहे हैं हम? गुड्स के लिए, माल। ठीक है भाई। प्राइस या मनी कंसिडरेशन, बताओ भाई प्राइस या मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मनी कंसिडरेशन में ही होनी चाहिए भाई। कंसिडरेशन सिर्फ किसमें? मनी एंड मनी ओनली। नहीं साहब माल के बदले माल के बदले और कुछ नहीं साहब, वो बार्टर सिस्टम हो जाएगा, सेल्स में नहीं आएगा। इसके अलावा याद है 8-10 पॉइंट आपने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब पहले क्या करो? एग्रीमेंट, फिर माल क्या होगा? डिलीवर होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहले आप क्या करोगे भाई? किसी चीज को खरीदने या बेचने का ऑफर दोगे, फिर सामने वाली पार्टी उसके ऊपर क्या देगी? अपनी एक्सेप्टेंस, और फिर बाद में उसकी डिलीवरी भी देख लेंगे भाई, हैंड टू हैंड कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे। सब्जेक्ट मैटर के अंदर एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर। एक गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही क्या हो गया? खराब, वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉइड। एक गुड्स ऐसा जो एग्रीमेंट के तो बाद लेकिन सेल्स से पहले खराब हुआ, इसमें हम ये देखेंगे गलती किसकी है। जिसकी गलती उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। एक पार्टी सही है, एक पार्टी गलत है। ये फ्यूचर या एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या? ऐसा गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे क्या हो? अवेलेबल हो। आज आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो सामने वाली पार्टी के पास क्या है? अवेलेबल है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सामने वाली पार्टी के पास क्या हो? अवेलेबल हो, क्या बोलते हैं उसको? एग्जिस्टिंग। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? जिसको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कब करोगे आप? फ्यूचर डेट में। ऐसा माल जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया, क्या बोलेंगे उसको? वॉइड। ऐसा माल एग्रीमेंट के बाद लेकिन सेल से पहले, क्या बोलेंगे भाई? जिस पार्टी की गलती है वो क्या होगा? लायबल होगा। एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही सेल्स की प्राइस आपकी क्या कर दी जाएगी भाई? डिसाइड करती जाएगी। अगर सेल्स की प्राइस आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि साहब बाद में क्या कर लेंगे? डिसाइड। तो ये मान के चलना बाद में अगर डिसाइड करते हैं तो लड़ाई होना निश्चित होता है भाई। काम निकलने के बाद सामने वाली पार्टी बोलेगी साहब मेरे को तो इस माल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मैं तो इतना पैसा नहीं दूंगा आपको, और सेलर की एक्सपेक्टेशन थी मैं सब काम होने के बाद पैसा क्या ले लूंगा? ज्यादा ले लूंगा। दोनों के बीच में क्या है? लड़ाई है। क्यों लड़ाई वाला काम करना भाई? आप पहले ही क्या कर लो? उसको सर्टेन कर लो। एग्रीमेंट टू सेल एट क्या? वैल्यूएशन की बिहाफ पे भी होती है। ज्यादातर केस में कार वगैरह होती है ना, वो इसी के बिहाफ पे चलती है। क्या टाइम जरूरी है क्या? एसेंशियल है क्या? बताओ। बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि टाइम भी क्या होता है? एसेंशियल होता है भाई, जरूरी होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस वाले पॉइंट्स बड़े जरूरी होते हैं भाई, 5-6 नंबर से कम बनता भी नहीं है। फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या हो गया भाई? मालिकाना हक। और आप मालिकाना हक क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या? मालिकाना हक। भाई सेल्स के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। जब आप माल बेचते हो ना, सेल्स करते हो, तो सेल्स के साथ में 2 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो आप उसके मालिक हो तो ओनरशिप हो, और वो चीज आपके कब्जे में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? कब्जे में। और मालिकाना। सब पहली बात मालिकाना हक है लेकिन क्या नहीं है? कब्जा नहीं है। एक केस बनता है कब्जा है, मालिकाना हक नहीं है। क्या सेल्स मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। मेरा मोबाइल रखा हुआ है, मान लो क्लास चल रही है, आपने मोबाइल उठा लिया, आपके कब्जे में है लेकिन आपके पास ओनरशिप नहीं है।
आप बेचने चले गए, सब क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं। ऐसा मत करना, है ना, बता रहा हूं सिर्फ, है ना भाई, ठीक है। आप क्या बेचने चले गए, लेकिन सब सेल्स नहीं कर सकते हो आप, क्यों, आपके पास सिर्फ क्या है, पोजीशन, ओनरशिप नहीं है। कई केस ऐसे होते हैं ओनरशिप है लेकिन पोजीशन, माल नहीं है मेरे पास, माल पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। इन सेल्स के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है भाई, ठीक है भाई। कुछ एक आपके रूल्स दिए हुए हैं, कुछ एक क्या दिए हुए हैं आपके रूल्स दिए हुए हैं। पहला क्या, गुड्स क्या होना चाहिए, एसर्टेन होना चाहिए। दोनों पार्टियों का इंटेंशन क्या, ट्रांसफर वाला। एक माल ट्रांसफर करेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा। नहीं साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को ये माल खरीदना ही नहीं था। नहीं साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को ये माल बेचना ही नहीं था। ये ध्यान रखना, मजाक मजाक आपके क्या पड़ जाएगा, सीरियस पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। बहुत से केस इन्हीं बातों पे हो जाते हैं, मजाक मजाक में, चल मेरी प्रॉपर्टी खरीद रह गया भाई, मेरी कार खरीद रह गया, एक काम कर 10,000 क्या ले ले, एडवांस ले ले, सारी बातें हो गई। लास्ट में क्या कर रहा है सामने वाला, यार मैं तो क्या कर रहा था, मजाक। ये मजाक क्या पड़ना है भाई, महंगा पड़ना है। स्पेसिफिक गुड्स आपका किसमें है, डिलीवरेबल स्टेट में। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है भाई, हैंड टू हैंड क्या कर सकते हो आप, उसको डिलीवरी दे सकते हो। कौन है बायर, एक कौन है सेलर। सेलर ने बायर को क्या किया, माल बेचा, ठीक है। 100 यूनिट्स थी, 10 रुपए के हिसाब से कितने का माल बेचा, 1000 का, ठीक है भाई। बायर ने बोला यार साहब आपके पास ये जो जिस भी कैरी बैग में आपने इसको डाला है ना, मैं इस कैरी बैग को क्या करूंगा, बाद में ले जाऊंगा, मेरे को बाहर आगे क्या है, काम है। और इसने ये कैरी बैग कहां छोड़कर चला गया, सेलर के पास। पीछे से शॉप पे क्या लग गई, आग। आग लगने से माल भी क्या हो गया, खराब हो गया। बताओ भाई नुकसान किसका, सेलर का कि बायर का, बोलो बायर का। क्यों, माल आपका किसमें था, डिलीवरेबल स्टेट में था, माल आप दे सकते थे, माल की डिलीवरी वो ले जा सकता था। क्लियर है भाई। दूसरा, माल डिलीवरेबल स्टेट में बनाना है आपको। सब आपने शेरवानी का ऑर्डर दे दिया, शेरवानी का ऑर्डर देने के बाद सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है कि साहब मैं थोड़ा इसमें, मान लो कई बार होता है ना कि स्टिचिंग वगैरह या कुछ चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ, सब मेरे को ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। दुकानदार बोल रहा भाई अभी रेडी नहीं है, 3-4 दिन में क्या कर देंगे, रेडी कर देंगे। अब पीछे से दुकान में क्या लग गई, आग लग गई। नुकसान किसका बोला, सेलर का या बायर का, सेलर का। क्यों, माल किसमें नहीं था, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू एसर्टेन क्या, प्राइस। कई बार प्राइस भी क्या करनी पड़ती है भाई अपने को, एसर्टेन करनी पड़ती है। अनएसर्टेन गुड्स मतलब अनिश्चित माल, अभी तक माल क्या नहीं किया आपने, निश्चित ही नहीं किया, सर्टेन ही नहीं किया, अनसर्टेन है। गुड्स किस पर, अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस मतलब पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो वापस कर देना, रिटर्न कर देना, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, गुड्स ऑन अप्रूवल या सेल्स और रिटर्न बेसिस। पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो वापस कर देना। क्लियर है भाई। किस किस केस में हम ये मानेंगे कि सामने वाली पार्टी ने माल रख लिया, बताओ भाई किस किस केस में मानेंगे, बताओ। क्या खुद ही बोल दे कि साहब मैंने आपका माल रख लिया, या फिर कुछ ऐसे कंडक्ट रिएक्ट करे कि साहब मैंने आपका ये माल, बोल नहीं रहा, मैंने शेरवानी ली, 5 शेरवानी ले गया, साहब जो पसंद आएगी रख लूंगा, बाकी 4 वापस कर दूंगा। शाम को शादी में मिले, या मान लो जो भी कपड़े मैं लेकर गया, शाम को मैं शादी फंक्शन में सब में पहनकर तैयार था भाई, रेडी था, क्या मानेगा सामने वाला, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई। खुद ही अप्रूवल दे दे, या अप्रूवल देने क्या करे वो, ऐसा रिएक्ट करे, या फिर टाइम पीरियड क्या हो जाए, पूरा हो जाए। 7 दिन के अंदर क्या दे देना, जवाब दे देना। 7 दिन में क्या नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे भाई, रख लिया भाई, बात करूं। रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ
रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोज, कुछ नहीं है भाई इसमें, सीधी सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ एक अधिकार हैं, उन अधिकारों को क्या किया जा रहा है, आपके लिए रिजर्व रखा जा रहा है, और कुछ एक केस में उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है भाई, ठीक है। जिसके पास माल उसका ही क्या राइट्स। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी के एक्सेप्शंस हैं, वैसे है माल के साथ रिस्क भी ट्रांसफर होती है। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी का मतलब क्या भाई, माल के साथ रिस्क भी क्या होती है भाई, ट्रांसफर होती है। जैसे इंसान के साथ क्या चलती है, उसकी परछाई चलती है ना, वैसे ही माल के साथ भी क्या चलती है, रिस्क चलती है। कोई भी माल है, उस माल के साथ रिस्क भी क्या हो जाएगी भाई, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इन इसके कुछ एक क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह होते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, दिस रूल ऑफ 26 विल अप्लाई ओनली इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज परमिसिबल टू द पार्टीज टू प्रोवाइड द एग्रीमेंट दैट ऑल्दो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, द रिस्क passes and they may fix the point of time when it is to pass। कई बार ऐसा होता है कि माल आपको डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी भी सारी सिरदर्दी किसके पास है, सेलर के पास है, ठीक है भाई। और किसी भी कारणवश सेलर या बायर की वजह से माल क्या हो रहा हो, डिले हो रहा हो, ठीक है भाई। कुछ एक केस में ऐसा होता है कि माल चाहे आप बायर को दे दो, लेकिन फिर भी सेलर क्या बोलता है भाई, सिरदर्दी किसकी है, मेरी है। होते हैं कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे, सब मैं इसको कैसे ऑपरेट करूंगा कैसे नहीं करूंगा, मेरे को तो ये सब चीज आती नहीं है, एक काम करो आप ले जाओ इसको, कुछ भी हो जाए तो सिरदर्दी मेरी है। बस ये सब चीजें दी हुई है भाई। एक आपका एक ऐसे पर्सन के द्वारा माल बेचे जाना, नेमो डेट नॉन क्यो हैबिट, मतलब ऐसे पर्सन के द्वारा माल बेचा जा रहा है जो उस पार्ट माल का क्या नहीं है, ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। मतलब थर्ड पर्सन के द्वारा माल बेचा जाए तो सामने वाली पार्टी को ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बात ही है। वैसे तो नहीं मिलेगी, इन इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं, जिनमें क्या बोला गया कि थर्ड पर्सन भी अगर माल बेचेगा ना तो उसको क्या माना जाएगा, ओनरशिप से ही मानी जाएगी। पहला सेल बाई मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल मतलब क्या हो गया भाई, वही आपका व्यापारिक एजेंट। माल किसने बेचा, व्यापारिक एजेंट ने। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाखों एजेंट है भाई, हर चीज उसका ओनर थोड़ी ना बेचता है, तो एजेंट बेचेगा तो भी क्या माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। थर्ड पर्सन है फिर भी क्या है, वैलिड है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाई क्या, एस्टोपल। बताओ भाई, कई बार आप रिएक्ट कर कर, एस्टोपल मतलब दिखावा कर कर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो अपने अधिकारों को। आपके सामने कोई बैठा है भाई, ये कौन है, ये भी अपना क्या है, पार्टनर। जैसे पार्टनर था ना, पार्टनर बाई एस्टोपल, दिखावा करके, दिखावटी पार्टनर, इंप्लाइड वाला। सेल बाई क्या, जॉइंट ओनर। 3-4 लोगों ने मिलकर क्या खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उनमें से कोई एक बेच रहा है तो बेच सकता है क्या, बेच सकता है, सबकी सहमति के साथ। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर क्या, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी कई बार केस होता है क्या, ये भी केस हो जाता है। क्या केस होता है इसके अंदर, जो माल बेचा जा रहा है वो आपने जिससे लिया था, किसी से दबाव में लिया था, मैंने किसी थर्ड पर्सन से दबाव में माल लिया और फिर आपको बेच दिया, आपको इस चीज की क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, गुड फेथ में लिया है, सेल्स क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। पोजीशन आफ्टर सेल, वही बात है भाई। और सेल बाय सेलर इन आफ्टर और एवर बायर। अनपेड सेलर कौन होता है भाई, ऐसा पर्सन जिसको माल के बदले क्या नहीं मिला, पूरा पैसा नहीं मिला। अद्वैत विक्रेता बोलते हैं वैसे इसको, जिसको माल के बदले पूरा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है भाई। एक फाइंडर ऑफ गुड्स, रास्ते से जा रहा था, रास्ते चलते चलते क्या मिल गया, माल मिल गया भाई, गुड्स मिल गया। अब उस गुड्स को मैं बेचूंगा तो सही ना, एक टाइम बाद अगर पेरिसेबल नेचर है तो बेचूंगा भाई उसको, मैं मालिक नहीं हूं फिर भी बेच रहा हूं तो भी सेल्स क्या है, वैलिड है। इसके अलावा याद आपको, प्लेस, आपने कोई सामान गिरवी रख दिया, अब गिरवी रखने के बाद आप उसको छुड़वा ही नहीं रहे हो तो क्या करेगा, वो बेचेगा। सोल्वेंसी केस में कई बार इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, याद हो तो आपको भाई, इंसॉल्वेंसी केस में
अब उसकी संपत्ति से कुछ भी जो रिसीव होगा बेचेंगे भी उसको। एक क्या भाई आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कुछ खास नहीं है भी इसके अंदर, ठीक है भाई। अब एक तो क्या बच गया आपकी इसमें कंडीशन एंड वारंटीज, और एक क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, और एक ऑक्शन सेल। ये आपका अगली क्लास में कर लेंगे इसको, ठीक है भाई। छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है इसका, 2-3 टॉपिक हैं आपके बिल्कुल छोटे छोटे, एक बार इसको कवर कर लेना और एक क्लास और छोटी सी और आपका टॉपिक कंप्लीट है। लॉ में आपका चैप्टर चल रहा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ था भी आपका, जिसमें एक तो कंडीशन और वारंटी है, और कंडीशन वारंटीज के अलावा एक आपका अनपेड सेलर है, और एक आपका टॉपिक बचेगा ऑक्शन सेल, और चैप्टर कंप्लीट। देखिए भाई, एक तो होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी। कंडीशन क्या होती है भाई? सब कंडीशन जो होती है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल होती है। कंडीशन टूटी कॉन्ट्रैक्ट टूटा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कंडीशन टूट गई तो हम क्या मानेंगे भाई? कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया। लेकिन वारंटी टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा भाई। भाई जितना आपको नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन ले लो। तो एक तो आपका टॉपिक क्या पढ़ना है? कंडीशन, और एक वारंटी। कंडीशन ध्यान रखना भाई, मेन पर्पस के लिए एसेंशियल होती है भाई। क्या होती है? एसेंशियल। A condition is a specification essential to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to a right trade to the contract is repudiated। मतलब हम ये मानेंगे कि कंडीशन अगर तोड़ दी गई ना तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया? टूट गया। और a condition in a contract of sale is a fundamental nature for breach of which the buyer can repudiate the contract। क्या कर सकता है भाई वो? अगर तोड़ोगे तो उसके ऊपर केस कर सकते हैं। वारंटी, वारंटी जो होती है वो मेन पर्पस के लिए एसेंशियल नहीं होती है भाई, कोलेट्रल होती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और सीधी सी बात है भाई, अगर कोई वारंटी तोड़ भी देता है ना तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, बल्कि जितना आपको नुकसान हुआ है उस नुकसान का क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन मिल जाएगा। अब इसकी कुछ क्या दे दिया भाई आपको? डिफरेंस दे दिए। पहला डिफरेंस क्या बोल रहा है कंडीशन के अंदर? वही बोल रहे हैं। ये किसके लिए है? मेन पर्पस के लिए, और ये कोलेट्रल। मतलब ये मेन पर्पस के लिए क्या एसेंशियल है, और ये क्या है? कोलेट्रल है। और यहां पर जो पीड़ित पक्षकार है, जो क्या भाई पीड़ित पक्षकार है, वो क्या कर सकता है? केस कर सकता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया? टूट गया। यहां पर सिर्फ पीड़ित पक्षकार डैमेज के लिए क्या कर सकता है? केस कर सकता है। सिर्फ डैमेज की मांग कर सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज क्या? ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब कंडीशन टूटी तो वारंटी भी टूटी। समझ रहे हो भाई? जैसे था ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट, ऐसे कंडीशन के अंदर क्या है? वारंटी। कंडीशन टूटी, वारंटी भी टूटी। और यहां क्या बोलोगे? वारंटी टूटी, इसका मतलब ये नहीं कि क्या टूट गई? कंडीशन टूट गई, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, कुछ एक रेमेडीज। रेमेडीज एक तरीके से क्या बोल दो? बचाओ। क्या क्या बचाओ देखना भाई। टू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, अफेक्टेड पार्टी में क्लेम रिफंड प्राइस। भी सीधी सी बात है, जितना नुकसान हो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? कंपनसेशन चाहिए। और माल को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड क्लेम डैमेज और कंपनसेशन। मतलब हम क्या ट्रीट कर सकते हैं भाई? अगर कंडीशन टूट गई तो हम क्या मान रहे हैं कि सब वारंटी भी टूट गई। इन कई बार ऐसा होता है कि मेरी वारंटी या मेरी कंडीशन थी,
मैंने कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी मान लिया। मान सकता हूं क्या पीड़ित पक्षकार? मान सकता है। चल ठीक है यार, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा हूं, जितना नुकसान है उतना क्या दे दे, कंपनसेशन दे दे, खत्म। बस ये है भाई। और सीधी सी बात है, अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी वाली बातें हो तो उसके लिए किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, बचाव नहीं होगा भाई। Consequences of breach of warranty. The breach of warranty gives rise to a claim for damage but not reject the. वही बात आ गई। आप सिर्फ और सिर्फ जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का क्या मांग सकते हो, कंपनसेशन क्लेम, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। बायर में sue for किसके लिए केस कर सकता है, सिर्फ डैमेजेस के लिए। No remedy is available if the fulfillment of warranty become impossible by law. मतलब आपने जो वारंटी दी ना, होती ना कई बार कि सब जिंदगी भर चलेगा ये सामान, क्या चलेगा जिंदगी भर, कभी खराब ही नहीं होगा। तो कई बार आप बोल भी देते हो सब गारंटी वारंटी तो क्या नहीं है, इंसानों की नहीं है, आप कैसे देने, सब हमारी है। कुछ इम्पॉसिबिलिटी वाली बात आ जाए कि सब ये चीज क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका कोई क्या नहीं होगा भाई, बचाव भी नहीं होगा। बचाव उसी चीज का हो सकता है जो लॉ के द्वारा वैलिड हो। अगर लॉ में ही कोई चीज इम्पॉसिबल है, और ये तो आपने स्टार्टिंग से देखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है, अगर इम्पॉसिबिलिटी बाई परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी बाई लॉ कुछ भी हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही क्या होता है, वॉइड होता है। कंडीशन के दो टाइप भाई। वैसे तो कंडीशन के पहले दो पार्ट कर दिए। एक कंडीशन जिसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कंडीशन, एक कंडीशन जिसको हम बोलेंगे इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस के अंदर क्या बोलोगे, दो टाइप होती है भाई, एक्सप्रेस में भी दो टाइप है। क्या क्या, या तो रिटर्न या फिर और, या तो लिखकर कंडीशन या बोलकर। अगर लिखकर बोलकर ना हो तो क्या होगी, इंप्लाइड। और वो इंप्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी हैं, सेल बाय क्या, डिस्क्रिप्शन, एक कंडीशन एज टू क्या, टाइटल से रिलेटेड, एक कंडीशन किससे रिलेटेड, क्वालिटी और फिटनेस। बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है भाई। एक क्या आ जाएगा, सेल बाय सैंपल, और एक में सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों पॉइंट थे। ठीक है भाई। अगर खाने पीने वाली चीज है, आपका कोई कंजम्पशन वाला आइटम है, तो उसके अंदर सीधी सी बात है, याद है भाई, कंजम्पशन वाला अगर आइटम हो तो आपका कंडीशन एज टू होलसमनेस वाला पॉइंट लगता था आपका। और क्या प्रोविजन होता था उसका, सब खाने पीने के प्रोडक्ट में अगर खुद भी बायर आगे से डिमांड भी कर देना कि साहब मेरे को हल्का माल दे दो, घटिया माल दे दो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। पहली बात तो आप एक्सपायरी खाने पीने का आइटम बेच ही नहीं सकते। वारंटी भी दो टाइप की होती है भाई, जैसे वो देखी थी आपने, एक तो क्या एक्सप्रेस बोल दो, और एक आपकी इंप्लाइड बोल दो। एक्सप्रेस के दो पार्ट, या तो रिटर्न या ओरल। एक इंप्लाइड क्या बोलता है भाई, बिना लिखे बिना बोले। क्या क्या है, वारंटी स्टार्ट कब होती है, क्वाइट पोजीशन, मतलब पोजीशन छोड़ने के बाद। मैं एक दुकानदार हूं, मेरी दुकान में कोई सामान रखा हुआ है, मेरी दुकान में जब तक वो सामान रखा हुआ है ना, जब तक कोई वारंटी स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि मैं उसकी पोजीशन आपके पास छोड़ दूंगा, तब से क्या स्टार्ट होगी, वारंटी। ऐसे तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर 1 ईयर की वारंटी आती है, मान लो ट्यूबलाइट है भाई, 1 साल की आती है वारंटी आती है, और दुकान वाले के पास मान लो 3-3, 4-4 साल तक स्टॉक में रखी हुई है, मतलब क्या वारंटी खत्म हो गई, नहीं साहब। जब आप पोजीशन छोड़ोगे ना, उसके बाद क्या स्टार्ट होगी, वारंटी। वारंटी जो है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट या फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांसेस, मतलब किसी भी प्रकार का उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए भाई, बाहर नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम चार्ज। वारंटी एज टू क्वालिटी और क्या, फिटनेस। और आपका सीधा सा भाई क्या, कोई डेंजरस नेचर है तो उसको पहले क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना। कई बार होता है ऐसा, कोई डेंजरस नेचर का कोई गुड्स हो तो उसको पहले क्या कर देना भाई, डिस्क्लोज कर देना। ठीक है। एक क्या आ गया आपका, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर,
मतलब क्रेता सावधान रहो। बहुत बार दिक्कत ये आ जाती है भाई, काम कुछ भी हो जाए, आप सारा किसके ऊपर डालना चाह रहे हो, गलती खुद की डालना किसके ऊपर जा रहे हो, सेलर के ऊपर, कि सब गलत कौन है, सेलर। गलत कौन है, सेलर। 100 रुपए की गोल्ड चेन खरीद ली, कि सब मैंने 100 रुपए की खरीद ली, गोल्ड चेन खरीद ली, ये सोचकर ही किसकी होगी, गोल्ड की होगी। बाद में पता लगा भाई 100 रुपए में गोल्ड चेन तो नहीं, उसने क्या दे दी मेरे को, लोहे वाली चेन दे दी। अब मैं सामने वाली पार्टी पे क्या करना चाहता हूं, केस करना चाहता हूं, कर सकता है, नहीं कर सकता है। रीजन, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, खुद बायर को भी अवेयर रहना चाहिए भाई, हर जगह गलती सेलर की नहीं होती है। गली में चैन बेचने वाला आया, मान लो साइकिल पे बेचने आया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आप ये सोचकर खरीद रहे हो कि सब क्या होगी, ये सोने की होगी, तो गलती आपकी है। अब इसमें कुछ एक आपकी एक्सेप्शंस हैं भी। पहला तो अगर सेलर खुद ही क्या बोले, फॉल्स स्टेटमेंट दे, फॉल्स स्टेटमेंट मतलब खुद ही गलत बोले, तो बायर की गलती नहीं है। और सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट इन द गुड्स विच इज नॉट विजिबल, कई बार ऐसा होता है कि सेलर आपको कोई माल दे रहे हैं लेकिन आपको उसमें से जो डिफेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या है, विजिबल नहीं है, वो देखने योग्य नहीं है, तो भी गलती किसकी, सेलर की। कई बार होता है आपने सेलर की स्किल और जजमेंट पे छोड़ दिया कि देख भाई सेलर मेरे को इस चीज की क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, जैसा तू कहेगा, जैसा तू कहेगा वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट में ले लूंगा। फिर भी सेलर अगर क्या करे, कोई फ्रॉड करे, तो गलती किसकी है भाई, सेलर की है। Where goods are bought by description from a seller who deals in good of that description, क्या मतलब वो भाई, बायर ने समझा दिया कि ये प्रोडक्ट मेरे को ऐसे ऐसे काम में लेना है, फिर भी अगर आप क्या करते हो, फिर भी अगर आप क्या करते हो भाई, गड़बड़ करते हो, तो गलती किसकी है, सेलर की। वैसे मेन प्रोविजन क्या है, गलत सेलर नहीं है, गलत बायर है, खुद अवेयर रहे। इन देखो एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। अपवाद तो हमेशा क्या बोलते हैं भाई, उल्टा बोलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई कब कब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी आपकी, पेमेंट और डिलीवरी, डिलीवरी से। क्या परफॉर्मेंस के टाइम पे बायर के पास राइट्स होता है क्या कि गुड्स को क्या करूं मैं, एग्जामिन करूं, एग्जामिन एक तरीके से क्या करूं, चेक करूं। क्या बायर के पास अधिकार होता है क्या गुड्स को चेक करने का, बिल्कुल होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ये भी है भाई बायर्स लायबिलिटी। ये क्या आ जाएगा भाई आपका, अनपेड सेलर या अनपेड वेंडर, अदत्त विक्रेता, ऐसा पर्सन जिसको माल के बदले, जिसको माल के बदले पूरा पैसा नहीं मिला, ऐसा सेलर जिसको माल के बदले पूरा पैसा नहीं मिला, क्या बन जाएगा वो, अनपेड सेलर या अनपेड वेंडर बन जाएगा भाई। और अनपेड सेलर या अनपेड वेंडर के लिए आप क्या बोलोगे, सब माल भी दे दिया, पैसा भी नहीं आ रहा, तो कुछ तो मेरे पास अधिकार होंगे ना, तो मेरे पास कुछ है क्या भाई, राइट्स हैं, अनपेड सेलर के राइट्स। या कई बार ऐसा होता है कि बायर ने आपको क्या दे दिया था, चेक दे दिया था, और चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो भी क्या बन जाएगा वो, अनपेड सेलर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, वो भी क्या हो गया, क्या हो गया भाई, डिसऑनर। क्या क्या राइट्स है, राइट्स जो है वो दो के अगेंस्ट है भाई, जो आपके पास अधिकार है वो किस किस के अगेंस्ट है, एक राइट्स है आपको गुड्स के अगेंस्ट, और एक राइट्स क्या आपका, बायर के अगेंस्ट। माल के अगेंस्ट क्या अधिकार है, और
बायर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार, दोनों के अधिकारों को अलग क्यों समझाया गया बताओ? क्योंकि गुड्स के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी नेचुरल पर्सन के ऊपर केस कर सकते हो। तो केस करना है बायर के ऊपर अधिकार, और माल वाल जब्त करना और करना है तो गुड्स के प्रति अधिकार। पहला पढ़ो बताओ भाई, लीन और राइट ऑफ रिटेंशन, बताइए भाई, क्या माल को रोकने का अधिकार है क्या उसको? बिल्कुल है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, माल को रास्ते में रोकने का अधिकार भी है। माल को फिर से बेचने का, रीसेल करने का, एक बार बेचा था, माल के बदले पूरा क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो मैं वो माल किसी और को बेचूं। राइट टू क्या, विद होल्ड डिलीवरी, मतलब आप डिलीवरी करना तो जा रहे हो लेकिन पूरा अधिकार आपके पास ही है, या फिर उस डिलीवरी को क्या कर लूं, होल्ड कर लूं, जब तक पैसा नहीं दोगे माल भी नहीं दूंगा। राइट्स ऑफ लीन, ये फोर्थ, सीधी सी बात है, इसमें तो होता है लीन का अधिकार, मतलब राइट्स है आपके पास माल को कब्जे में रखने का अधिकार, माल को अपने कब्जे में रखने का अधिकार। यहां हो सकता है मैं डिलीवरी दे तो दूं लेकिन होल्ड रखूंगा उस चीज को भाई। अधिकार किसके पास रखूंगा, उसके मेरे पास रखूंगा। टाइटल किसके पास रखूंगा, मेरे पास रखूंगा। ठीक है भाई। एक अधिकार किसके अगेंस्ट, बोलो भाई, एक अधिकार किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। और बायर में केस कर सकता हूं किसके लिए, प्राइस के लिए। एक तो केस किसके लिए कर सकता हूं, प्राइस के लिए। एक केस किसके लिए कर सकता हूं, नॉन एक्सेप्टेंस। याद है वो एप्पल जूस वाला कभी एग्जाम्पल आपको दिया हो, सब एक पर्सन 1000 शायद लीटर एप्पल जूस लेकर आता है, 4:30 बजे का 5 बजे का टाइम होता है, कितने बजे आ जाता है, 4:30, फिर भी क्या नहीं करता, वो नहीं खोलता है, प्रोमाइसिस नहीं खोलता है, ऑफिस नहीं खोलता है भाई। अब हम ये देखेंगे जो गलत है ना, जो क्या है भाई गलत है, वो क्या करेगा, जो गलत है वो कंपनसेशन देगा, नहीं देगा तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। शू फॉर रेपुटेशन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो भी केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए भी केस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। बायर्स रेमेडीज, बायर्स रेमेडीज अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक तो कौन किसके लिए बोल रहा था, सेलर बोल रहा था किसके लिए, बायर के लिए। अब बायर के भी कुछ क्या है अधिकार, बायर के अधिकार तो मत बोलो यार, बचाओ बोल दो। क्या बोल दो, बचाओ। क्यों, ऐसे अधिकार और बचाव में थोड़ा फर्क होता है भाई। बचाव मतलब बच सकता है, अधिकार तो एक फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं फिर आपके, जैसा मेरा इन सब चीजों का क्या है अधिकार है। क्या क्या, क्लेम मांग सकता है, किस चीज के लिए केस कर सकता है कि साहब आपने मेरे को क्या नहीं दी, डिलीवरी नहीं दी, क्या नहीं दी, डिलीवरी, बेइज्जती हो गई मेरी, इंसल्ट हो गई मेरी। प्राइस के लिए केस कर सकता है, मैंने साहब आपको एडवांस दिया था, आपने मेरे को माल नहीं दिया, क्या दो मेरे को, एडवांस दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, बोलिए भाई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर क्या तोड़ दे भाई, अगर सेलर ने बायर को क्या दी थी, वारंटी दी, और सेलर बायर को वारंटी देता है और वारंटी क्या हो जाती है, ब्रीच हो जाती है भाई, टूट जाती है, तो सीधी बात है सेलर बायर के ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर दी ड्यू डेट, समय से पहले, टाइम से पहले क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया भाई।
समय से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। और लास्ट, इंटरेस्ट के लिए भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है। देखो लो जो बना हुआ है वो दोनों साइड से बना हुआ है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलर के लिए लो बना है, लो बायर के लिए भी है भाई। जो गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है भाई। जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब चाहे सेलर हो चाहे बायर हो। एक क्या भाई आपका ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल बोले तो नीलामी द्वारा विक्रय, नीलामी द्वारा सेल करना। कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, ज्यादातर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिनमें सेल होती ही किसके द्वारा है, ऑक्शन के द्वारा है। ऑक्शन में बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी आपके आइटम हैं, जितने भी क्या है भाई आपके आइटम्स हैं, उनकी सबकी एक सेपरेट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा। मिक्स में नहीं होगा भाई ऑक्शन, सबका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तैयार होगा। माल जिसका होता है वो सेलर होता है भाई आपका, क्या होता है, सेलर होता है, ओनर हो गया गुड्स का। एक पर्सन जो बोली लगाएगा उसको हम बिडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बिडर। बोली जो लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिड, बिड प्राइस, क्या बोलते हैं उसको, बिड प्राइस। ठीक है। एक वर्ड आता है आपका पफर्स। कई बार ऐसा होता है फर्जी बोली करता होता है ना, फर्जी बिठा देते हैं जबरदस्ती भाव को आसमान में पहुंचाने के लिए, कीमत बढ़वाने के लिए। पफर्स वो वैलिड नहीं है, क्या नहीं है वो, वैलिड ही नहीं है। ठीक है। एक पर्सन ऐसा होगा जो ये जो सेल होती है इसका काम पूरा करवाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीनर। और ऑक्सीनर अपॉइंट कौन करता है, सेलर करता है कि सब आओ और मेरा माल बेच के चले जाओ, आओ और मेरा माल बेच के चले जाओ। सेलर के पास एक अधिकार और भी है भाई, वो चाहे तो लास्ट तक सेल्स को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। सेल्स कंप्लीट कब मानी जाती है इसमें, जब होता ना फॉलो हैमर, 3 बार हथौड़ा बजा दिया जाए। जैसे मान लो 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, जैसे ही आपने ऐसे बोला मतलब सेल्स कंप्लीट। फिर भी सेलर के पास एक अधिकार है, क्या, सेल्स को कैंसिल कर सकता है। जैसा मेरे को इस प्रोडक्ट के जितना मेरी उम्मीद थी उतना पैसा नहीं मिला, सेलर के पास राइट्स है, बस और कुछ है नहीं इसके अंदर। आराम से कर लोगे भी इसको। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इससे पहले क्या करवाया आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद क्या कर लिया, सेल्स। कॉमर्शियल में अगला कौन सा होता है आपका, नेगोशिएबल। अगली क्लास में करेंगे भाई इसको। सेल्स तक क्या कर लो, कंप्लीट कर लो भाई, सेल्स क्या कर लो, कंप्लीट कर लो।